जैसे आप देखिए हवा में केमिकल, पानी में केमिकल, सब्जियों में केमिकल, फ्रूट्स में केमिकल, सब जगह केमिकल है, विचारों में केमिकल, बल्कि हर जगह इतना केमिकल इन्वॉल्व हो गया है कि उसके बगैर जीना संभव नहीं है। और उन केमिकल्स के इन्वॉल्व होने की वजह से हमारी डाइट के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो बहुत कम हो गई हैं, उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है। अब जितनी बीमारियाँ आ रही हैं वो 2 तरह की बीमारियाँ आ रही हैं। एक बीमारी आ रही है इम्यूनिटी की वजह से और एक बीमारी आ रही है ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में। ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में क्या होता है, बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी हैं और बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाली जो सेल्स हैं, वो ऐसे काम कर रही हैं जैसे कोई बीमारी हो गई हो और वो अपने आप में उसको ठीक करने के लिए जबकि कोई बीमारी है ही नहीं, तो एक नई सेना खड़ी कर देती हैं और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। डीजनरेटिव डिजीज़ हो जाती हैं, जो जनरेशन है, जो जिस तरह से हमारे ऑर्गन्स ने काम करना चाहिए, वो उसका उल्टा काम करने लग जाते हैं। 2 तरह की बीमारियाँ बहुत आ रही हैं और आने वाले समय में बहुत आएँगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि कोरोना वायरस आ गया था, अब चला गया, अब तो कुछ नहीं होगा, तो आप तैयार हो जाइए आने वाले सालों में, मैं डरा नहीं रहा हूँ। आने वाले सालों में ऐसे ही कोई और कोरोना या और किसी ऐसे वायरस के लिए, क्योंकि पिछले 15 साल का अगर इतिहास आप उठा के देखें तो कभी स्वाइन फ्लू, कभी बर्ड फ्लू, कभी चिकुनगुनिया, कभी डेंगू, कभी मंकी फीवर, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कोई ना कोई वायरस आता रहा है। ये वायरस पहले भी आते थे, लेकिन पहले जब वायरस आते थे, लाखों तरह के वायरस अभी भी यूनिवर्स में मौजूद हैं, जो हमारे आस-पास रहते हैं। लेकिन उनके अपोजिट हमारी बॉडी एक इम्यूनिटी डेवलप कर देती है, उनकी एक फ्रेंडली सेना बॉडियाँ बना देती है और वो उनसे लड़ने की ताकत बन जाती है, तो हमें वो बीमारियाँ नहीं होती हैं। पहले हम देखते थे जब मैं पापा के साथ मेडिकल प्रैक्टिस में होता था, मेरा बैकग्राउंड मेडिकल है, तो मैं थोड़ा और डिटेल कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हम देखते थे कि वायरल फीवर होता था नॉर्मल 3 से 5 दिन का टाइम होता था और 3 से 5 दिन में वो पेशेंट ठीक हो जाता था। रादर 1 दिन आता था पेशेंट, 3 दिन की हम दवा देते थे और तीसरे दिन फिर वो लौटता नहीं था, वो ठीक हो जाता था। अभी जो नॉर्मल वायरल फीवर हो रहा है, नॉर्मल वायरल फीवर वो 7 टू 14 डेज़ का टाइम ले रहा है। बॉडी के अंदर 14 डेज़ रहता है मिनिमम, तब जाके बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना पा रही है। पहले बना लेती थी। इसका मतलब कहीं न कहीं हमें उस वैल्यूज़ पे काम करना पड़ेगा। और उसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा सीक्रेट दे रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी आदमी यहाँ पे घर बैठा हुआ है, वो इस सीक्रेट को फ़ॉलो कर सकता है, तो हमेशा-हमेशा के लिए हेल्दी रह सकता है। और वो सीक्रेट ये है कि हेल्थ को कमाना पड़ता है और कमाने की स्पेलिंग है EARN। E फॉर एक्सरसाइज़, A फॉर एटीट्यूड, R फॉर रेस्ट एंड फॉर न्यूट्रिशन। ये 4 ऐसी चीज़ हैं जिनको अगर आप फ़ॉलो कर लें, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आप अपने पूरे परिवार को होल लाइफ हेल्दी रख सकते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर लिख लीजिए रेगुलर, रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट मॉर्निंग, 30 मिनट इवनिंग। चाहे कैसे ही मैनेज करें, बट 30 मिनट इन मॉर्निंग, 30 मिनट इन इवनिंग एक्सरसाइज जरूर करें। हम अगर टीवी देखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अगर हम अपने दिमाग में बैठा लें कि हमें फिट रहना है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अगर आप बीमारियों से लड़ना चाहते हैं, तो आप कितना ही बढ़िया खाना खा लें, आप पूरे के पूरे न्यूट्रलाइट को अपनी बॉडी में डाल लें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो न्यूट्रलाइट अपना काम पूरा नहीं करेगा। सो रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड के साथ जोड़ दें पॉजिटिव। इन एनी कंडीशन, जो होना था वो हो गया। व्हाट डू आई नेक्स्ट? प्रॉब्लम नाम का वर्ड इस दुनिया में होता नहीं है, बनाया जाता है। या तो सिचुएशन होती है या सॉल्यूशन होता है। तो अगर आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं किसी सिचुएशन का, तो बाय डिफॉल्ट आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। तो हमेशा ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। देयर इज 100% सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसके आसपास उसका सॉल्यूशन मौजूद होता है। सो फोकस ऑन सॉल्यूशंस। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक एक मानसिक प्रवृत्ति होती है अधिकारों की। अधिकार की प्रवृत्ति से बाहर निकलें, हक हक और अधिकार की प्रवृत्ति से बाहर निकलें, जिम्मेदारी की प्रवृत्ति लें कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, इस सिचुएशन में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। तो आप कभी भी नकारात्मक नहीं सोचेंगे, हमेशा सकारात्मक सोचें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। रेस्ट, एडुकेट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, एटलीस्ट 7 टू 8 आवर्स साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब एक बार में वो नींद आनी चाहिए, इतनी अच्छी नींद आनी चाहिए। 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए चाहिए होती हैं, न्यूरॉन्स को सेटल्ड होने के लिए चाहिए होती हैं, वेव्स को सेटल्ड होने के लिए चाहिए होती हैं, जो जरूर लें।
ये दोनों तीनों एक दूसरे से लिंक्ड अप है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एटीट्यूड भी पॉजिटिव नहीं रहेगा। रादर जब आप मोर 20 मिनट से ऊपर एक्सरसाइज करते हैं सुबह के टाइम, तो ब्रेन एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो हार्मोन आपको पूरे दिन हैप्पी रखता है, जो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, एंडोर्फिन। सो आप सुबह के टाइम कोशिश करें, एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, सारे दिन हैप्पी रहेंगे। वो हार्मोन आपको हैप्पी रखने में मदद करता है। अगर आप पॉजिटिव हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉसिबिलिटीज की बजाय प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, सिचुएशंस को प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी, चिंता रहेंगी, टेंशन रहेगा, सोते समय वो सारी चीजें आएंगी। भगवान के हवाले करके सोएं, सोते समय बोले अब मैंने अपना काम किया सारे दिन, भगवान आपके हवाले, जो करना है वो करो। एंड ये 3 काम यदि आप कर लेते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो आप काफी हद तक अपनी बॉडी को सही रखने में मदद करते हैं। चौथी जो चीज है वो बहुत बहुत जरूरी है, इन तीनों के बराबर अकेली है। वो क्यों? क्योंकि आप पहले 3 कामों से बॉडी के अंदर चीजों को जाने से रोक सकते हैं, नेगेटिव चीजें जाने से रोक सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को इंप्रूव कराने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो बॉडी है उसकी एनाटॉमी क्या कहती है? बॉडी की एनाटॉमी ये कहती है कि आज की डेट में जो सिचुएशन है वो क्या है और कैसे बॉडी चलती है। ये हमारी बॉडी है, बॉडी को चलाने के लिए हम खाना खाते हैं, खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं। फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो कम मात्रा में खाए जाते हैं। ये 3 होते हैं, ये 2 होते हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा फैट, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो में पहला विटामिन्स, दूसरा मिनरल्स। जब ये पांचों न्यूट्रिएंट्स बॉडी में मिल जाते हैं तो एक प्रोसीजर होता है, और इस प्रोसीजर को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में पूरी एनाटॉमी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं कोई डॉक्टर नहीं बना रहा हूं, लेकिन सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब है जो भी हमने खाना खाया है वो डाइजेशन होता है, और मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर के दौरान स्पेशली फैट और कार्बोहाइड्रेट कई सारे प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं और फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप मीठा खाएं ना खाएं, वो ग्लूकोज बनेगा। मीठा भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तेजी से। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा स्लो होगा, बट होगा ग्लूकोज में कन्वर्ट। ग्लूकोज कुछ विटामिन की प्रेजेंस में बर्न होता है, और ग्लूकोज के बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी सेल के अंदर चली जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाती है, और हम हो जाते हैं एनर्जाइज्ड। क्या हो जाते हैं हम? एनर्जाइज्ड। ताकत आ जाती है हमें। एक टाइम के बाद सेल डेड हो जाती है और उसकी जगह न्यू सेल बनती है, और न्यू सेल से टिश्यूज बनते हैं, न्यू टिश्यूज बनते हैं, न्यू टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं। इसका मतलब ऑर्गन भी न्यू बनते हैं, और ऑर्गन से बॉडी बनती है। एक साइकिल है। अब यहां पे एक सवाल आता है कि जब सेल नहीं बन गई, टिश्यूज नहीं बन गए, ऑर्गन नहीं बन गए, तो वो ऑर्गन नया क्यों नहीं बनता? अगर किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है और ये जो मैंने कहा है वो सच है, तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गन ही जब नया बन गया तो प्रॉब्लम बॉडी में नहीं रहनी चाहिए, लेकिन बॉडी में प्रॉब्लम फिर भी रहती है। एग्जाम्पल, अगर किसी का लिवर खराब है, तो जब लिवर की जो सेल्स थी, लिवर के जो टिश्यूज थे, लिवर के जो सेल्स बन रहे थे, वो सारे पुराने डेड होते गए, उनकी जगह नए सेल बनते गए, लेकिन लिवर अभी भी अफेक्टेड है, लिवर अभी भी डैमेज्ड है। तो क्या कारण है, वो क्यों नहीं बन पाता है? उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब लिवर पहली बार डैमेज हुआ था, जब लिवर पहली बार अफेक्टेड हुआ था, तो जो वजह जिम्मेदार थी उसको अफेक्ट डैमेज करने के लिए, वो वजह बॉडी में अभी भी मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, जिस क्वालिटी और जिस क्वांटिटी का न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी का चाहिए था हेल्दी सेल बनाने के लिए, एक प्रॉपर और हेल्दी सेल बनाने के लिए जिस क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए ये चीजें चाहिए थी, वो बॉडी को नहीं मिले।
अगर वो पहले ही मिल रहे होते तो शायद वो लिवर या वो ऑर्गन अफेक्टेड होता ही नहीं। तो कंक्लूजन ऑफ द टॉक इज, अगर हम किसी तरीके से इन पांचों चीजों की क्वांटिटी और क्वालिटी वो कर दें जो बॉडी को चाहिए, जो आज से 100 साल पहले थी, तो जो न्यू सेल बनेंगी वो प्रॉपर बनेंगी, न्यू टिश्यूज प्रॉपर बनेंगे, ऑर्गन नया बनेगा, तो बॉडी में किसी भी बीमारी को होने से पहले ही रोका जा सकता है। और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। इवन यहां तक माना जा रहा है कि अगर आप बड़ी से बड़ी बीमारी है, अगर आप प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स की डोज डिजाइन कर देते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स दे देते हैं, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। सो मैं बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल रोकने की बात कर रहा हूं। इवन अब यहाँ पे थोड़ा और डीप हो जाएगा, बट मैं जब आगे आए तो थोड़ा सा बोल देता हूं। कई बार ये कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में कि सात्विक खाना खाना चाहिए। सात्विक खाने का मतलब क्या है? खाने का, अगर किसी भी चीज का अगर फाइनल पार्टिकल आप देखेंगे, तो कोई भी चीज हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे कोई नॉन वेज हो या कुछ भी हो, फाइनल पार्टिकल किसी भी चीज का होता है अणु। यानी सेल का भी फाइनल पार्टिकल अणु है। अणु बनता है परमाणु से, परमाणु बनता है इलेक्ट्रॉन से। यानी परमाणु के 3 पार्ट होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज ए सिंबल ऑफ एनर्जी, एंड इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। इसका मतलब चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो आटा है, चाहे वो कोई भी चीज है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी का खाना खाओगे, जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी की चीजें खाओगे, तो उससे जो सेल डेवलप होंगी वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी सेल होंगी। साइंस की भाषा में हो सकता है उसमें रिच प्रोटीन हो, साइंस की भाषा में हो सकता है उसमें रिच विटामिन और मिनरल्स हो, बट अगर वो लोअर फ्रीक्वेंसी है तो उससे सेल भी लोअर फ्रीक्वेंसी बनेंगी। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, और जैसा तन वैसा मन। तो हमारी होल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी लोअर हो जाएगी तो हमारे थॉट भी लोअर फ्रीक्वेंसी के आएंगे, तामसिक प्रवृत्ति जिसे कहा जाता है, तो हम उसी तरह के बनते चले जाएंगे। मैं यहाँ कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ नॉन वेज और वेज के ऊपर, मैं एक साइंस का एक सिंपल सा एक ऐसा हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद लोग नहीं देख पाते हैं। सो कोशिश करें हाई फ्रीक्वेंसी फूड खाएं। हाई फ्रीक्वेंसी फूड में आता है वेजिटेबल्स, ताजा फल, ताजा सब्जियां, ताजा चीजें। न्यूट्रलाइट में सबसे बड़ी दम क्यों है? क्योंकि इनको ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जाता है, किसी भी तरह से किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, कुछ भी सिंथेटिक नहीं होता। और फल से प्रोडक्ट बनाने के दौरान मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम लगाया जाता है, जब उसका फाइबर, पानी और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग कर दिए जाते हैं, सो दैट उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम नहीं होती है। हाई फ्रीक्वेंसी फूड आपको मिल रहा है। ये मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं। अब साइंस की भाषा में बात करते हैं। अब जो सवाल आता है वो आता है कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको इन पांचों चीजों की वैल्यू समझनी होगी। अब इन 5 चीजों की वैल्यू समझने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको देखना होगा कहां कहां से मिलता है प्रोटीन। सबसे पहले हम प्रोटीन को लेते हैं। प्रोटीन से सेल की मेम्ब्रेन, यानी इस घर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ईंट, और बॉडी में ईंट का काम प्रोटीन करती है। यानी न्यू सेल बनाने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन बनती है वो प्रोटीन से ही बनती है। नंबर 1, प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता। और बॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो आपको डेली खाना पड़ेगा। किसी दिन खा लिया तो एक्स्ट्रा होगा तो बाहर निकल जाएगा, नहीं खाया तो उसका नुकसान हो जाएगा। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हम सबसे कम खाते हैं, खराब क्वालिटी खाते हैं और खराब कम क्वांटिटी खाते हैं। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एडल्ट को, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चिल्ड्रंस को, माँ दूध पिलाने वाली माँ को, प्रेग्नेंट लेडीज को चाहिए होता है प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली एमिनो एसिड से बनता है। किसी भी खाने से प्रोटीन नहीं मिलता, एमिनो एसिड मिलते हैं, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ये 2 तरह के होते हैं, 9 एसेंशियल होते हैं एंड 13 नॉन एसेंशियल होते हैं। टोटल 22 एमिनो एसिड हैं जो खाने पीने में लिए जाते हैं। जब ये दोनों बॉडी में पहुंचते हैं तो 100% डाइजेस्टिव प्रोटीन बनते हैं।
जब ये पूरे मिल जाएंगे तो 100% डाइजेस्टिव हो जाएंगे और इनका पीडीकास, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, पीडीकास स्कोर 1 हो जाएगा। 100% का मतलब है पीडीकास स्कोर 1। अनफॉर्चुनेटली किसी भी वेज या नॉन वेज खाने से ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड एक साथ नहीं मिलते। इसे ऐसे समझो जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के 26 वर्ड्स में से 5 वोवेल्स को निकाल दिया जाए तो एक भी वर्ड नहीं बनेगा। अगर 5 में से एक हटा दिया जाए तो कुछ वर्ड नहीं बनेंगे, 2 हटा दिए जाए तो कुछ और नहीं बनेंगे, 4 हटा दिए जाए तो बहुत सारे नहीं बनेंगे और 5 हटा दिए जाए तो एक भी नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर 9 के 9 अमीनो एसिड बॉडी में मिल जाते हैं तो करोड़ों तरह के प्रोटीन्स बॉडी अपने आप बना लेती है इन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ मिलके। हर ऑर्गन की अलग प्रोटीन अलग रिक्वायरमेंट होती है और वो अपने हिसाब से बॉडी डिजाइन करती है। बट ये 9 के 9 जब नहीं मिलते हैं तो एवरेज जो डाइट है हमारी उससे 36% प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है। इसीलिए डॉक्टर आफ्टर द एज ऑफ 40 और 45 कह देते हैं कि प्रोटीन डाइट में कम कर दो, क्योंकि अगर बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करेगी तो किडनी को एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा और वो बाहर फेंकना पड़ेगा 64% प्रोटीन। तो किडनी पे लोड जोर ना आए, जॉइंट्स में प्रॉब्लम ना आए, यूरिक एसिड में कन्वर्ट ना हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस ना हो जाए, इसलिए प्रोटीन की डाइट को कम करा दिया जाता है। वजह क्या है? वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड अवेलेबल नहीं होंगे तो डॉक्टर सीधे सीधे मना कर देते हैं। अब इसका इलाज क्या है? अगर किसी तरह से आपको 9 एसेंशियल एमिनो एसिड वाला प्रोटीन मिल जाए तो वो ना केवल इनको खुद डाइजेस्ट होगा बल्कि इनको भी डाइजेस्ट करेगा और 100% डाइजेस्टिव प्रोटीन बनेगा जिसका पीडीकास 1 होगा। किडनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसा प्रोटीन डायलिसिस पेशेंट तक को दिया जा सकता है, लिवर पेशेंट तक को दिया जा सकता है, यूरिक एसिड पेशेंट को दिया जा सकता है, जिनको प्रोटीन कहीं से ले ही नहीं जा सकता, प्रोटीन की कमी से उनको नुकसान हो रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है, ओबेस पर्सन को दिया जा सकता है। उन सबका, ओबेस पर्सन का वेट कम करेगा, डायबिटिक का डायबिटीज मेंटेन करेगा, यूरिक एसिड वाले का यूरिक एसिड ठीक करने में हेल्प करेगा, एंड किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है तो उनको लिवर इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में उल्टा हेल्प करेगा, हीलिंग हेल्प करेगा, इम्यूनिटी बिल्ड करेगा, वायरल से लड़ने की ताकत बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, सेल डेवलपमेंट कराएगा। यानी सबसे बेसिक चीज है हमारी बॉडी की प्रोटीन। इसीलिए हम प्रोटीन पर बहुत बात करते हैं। न्यूट्रीलाइट ने क्या ऐसा दिया जिसकी वजह से न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर 4019 रुपए का 1 kg है और इंडिया का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है 2011 से। 2011 से हम इंडिया के नंबर 1 प्रोटीन सेल करते हैं, सबसे महंगा बेचते हैं और सबसे ज्यादा सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा महंगा नहीं है, सबसे सस्ता है। कैसे? जरा एग्जांपल से देखते हैं। मार्केट में 300 रुपीज का मिल जाएगा आपको 200 ग्राम। पहला अंतर यह है कि इसके अंदर प्रोटीन है 32% विच इज मैक्सिमम इन द मार्केट, एंड इसके अंदर प्रोटीन है 80%। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है 36% क्योंकि इसमें नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है 100% क्योंकि इसमें सिर्फ 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है और इसका पीडीकास स्कोर 1 है। ये सब डिब्बे पर लिखा हुआ है, इसके डिब्बे पे भी लिखा हुआ है, इसके डिब्बे पे भी लिखा हुआ है, मैं अलग से नहीं बोल रहा। तो 1 किलो का 80% मतलब 800 ग्राम, 800 ग्राम का 100% मतलब 800 ग्राम। 4019 रुपए का 800 ग्राम मिला आपको, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन 5 रुपए का मिला आपको, न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर। यहाँ पे अगर देखें 200 ग्राम का 32% मतलब 64 ग्राम, 64 ग्राम का 36% मतलब करीब 22 ग्राम, यानी 22 ग्राम प्रोटीन मिला आपको 300 रुपए का। 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 14 रुपीज। मार्केट का प्रोटीन आप 14 रुपए का 1 ग्राम ले रहे हैं, न्यूट्रीलाइट प्रोटीन आप 5 रुपए का 1 ग्राम ले रहे हैं। इसमें मार्केट वाले में 32% तो प्रोटीन है, यानी 200 ग्राम में से 64 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन 64% यानी 128 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है जो इसमें लिखा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरा सोच के बताइए ये कार्बोहाइड्रेट पाउडर है या प्रोटीन पाउडर है? बट सेल किया जा रहा है प्रोटीन पाउडर के नाम पर। तो क्या मुझे ये खिलाना चाहिए या मुझे ये खिलाना चाहिए? जस्ट थिंक, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने की वजह से मोटा आदमी नहीं ले सकता, यानी ओबेस पर्सन नहीं ले सकता, डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता, ग्लूकोज है कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, एंड यूरिक एसिड प्रॉब्लम वाला नहीं ले सकता, किडनी प्रॉब्लम नहीं ले सकता, लिवर पेशेंट नहीं ले सकता। न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई ग्लूकोज नहीं है, कोई फैट नहीं है, कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन है। ओबेस पर्सन ले सकता है, डायबिटिक पर्सन ले सकता है, लिवर पेशेंट ले सकता है, ओल्ड मैन ले सकता है, किड ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। इसकी ब्यूटी यह है कि हाइट, पर्सनैलिटी डिसेंट हो जाती है।
जो प्रोटीन की मैंने बात की, तो प्रोटीन के गैप को आप प्रोटीन से भर सकते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी को। 10 to 15 ग्राम हमारा न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर अगर आप ऐड कर देते हैं अपनी डाइट में, तो 30 to 40 ग्राम प्रोटीन आप ऑलरेडी खा रहे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के रूप में। तो 40 to 50 ग्राम तक प्रोटीन आपकी बॉडी में चला जाता है, विच इज ऑलमोस्ट सफिशिएंट। यानी 60 to 70 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए होता है। 10 to 15 ग्राम हम यहाँ से ऐड कर देते हैं, 30 to 40 ग्राम तक हम वैसे खा रहे होते हैं, तो ये काम हो जाता है हमारा, राइट। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों चीजें हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा जितनी खानी चाहिए उससे ज्यादा खाते हैं, और जैसी खानी चाहिए उससे बहुत खराब खाते हैं। अब इसके लिए क्या करें? पहले फैट के लिए क्या करना चाहिए? फैट के मामले में बहुत सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा, बहुत सिंपल शब्दों में, कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दो तरह का फैट हम खाते हैं। जो फैट जम जाता है, जो भी फैट जम जाता है उसमें ओमेगा 6 है, और बहुत कम सोर्स है ओमेगा 3 के जो हम खाते ही नहीं हैं। ज्यादा डिटेल ना बताने की जगह मैं बताना चाहूंगा, ये जो एक एग्जैक्टली डिजायरेबल और जो एडुकेट जो डोज है वो है 1:5 to 10। यानी एक भाग अगर ओमेगा 3 खाते हैं तो आप 5 से 10 भाग ओमेगा 6 खा सकते हैं। बट इन टुडे सिनेरियो जो हम खाते हैं, एक भाग ओमेगा 3 खाते हैं तो हम 100 से 150 भाग, यानी 100 से 150 तक हम ओमेगा 6 खाते हैं। अब ये बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया। यही बैलेंस हार्ट अटैक की वजह बनता है, यही बैलेंस पार्किंसंस की वजह बनता है, अल्जाइमर की वजह बनता है, याददाश्त जाने की वजह बनता है, पैरालिसिस की वजह बनता है, इनफर्टिलिटी की वजह बनता है, ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज जितनी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल इस डिफरेंस का है, इस रेशियो का है। जो बुजुर्ग होने के साथ कहते हैं कि तो बुजुर्ग हो गया है, मतलब याददाश्त चली जाती है, हाथों में कंपन आती है, याददाश्त चली जाती है, कहीं की बात कहीं हो जाती है, लिंक खत्म हो जाते हैं। एंड पार्किंसंस और अल्जाइमर दोनों डिजीज इसकी वजह से होती हैं। एंड आर्टरीज की एंड वेन्स की जो इलास्टिसिटी है वो वीक इसी वजह से होती है। एंड जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आर्टरीज के अंदर जो खराब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिसकी वजह से एरिया कम हो जाता है ब्लड को मूव करने के लिए, हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ता है, वो ब्लड प्रेशर की वजह बनता है, और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की वजह बनता है। अचानक से हार्ट अटैक होता है और अचानक से बंदा चला जाता है, पता ही नहीं लगता। आपको पता है कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट 80% पेशेंट तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते उस एज में जब आता है कई बार। तो उसका इलाज क्या है? इस रेशियो को बैलेंस कर दो, सब ठीक हो जाएगा। फैट खराब ही नहीं होता, फैट अच्छा भी होता है। इसीलिए तो कहते हैं पहले घी दूध खाते थे सब फिट रहते थे। अरे पहले गाय, देसी गाय का दूध पिया जाता था, उस गाय के दूध में वो ओमेगा 3 ऑलरेडी होता था क्योंकि वो खाना उस तरह का खाती थी। आज जिस तरह की डाइट हम ले रहे हैं उसमें ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है ही नहीं। तो वो एक बड़ा रीजन है कि हमें वो गैप ठीक करना पड़ेगा। अब एवरेज में आपको बताता हूं, एक घर में 3 लीटर एवरेज अगर मैं बात करूं, 4 लोग अगर किसी घर में हैं तो 4 लीटर फैट खाया जाता है, सरसों के तेल के रूप में, रिफाइन के रूप में, घी के रूप में। एवरेज जो देखा गया है, तो पर पर्सन 1 लीटर खाया जा रहा है। 1 लीटर का मतलब क्या हुआ? 1 ml में 1000 mg होता है, तो 1 लीटर में आप मल्टीप्लाई कर लेना। इसका मतलब एक दिन में आदमी कितना खा रहा है? 30 ml, ऑलमोस्ट 30 ml फैट वो एक दिन में खा रहा है। 30 ml मतलब 30,000 mg फैट ओमेगा 6 खा रहा है बंदा। अब इसे अगर बैलेंस सही करना है तो ये 100 गुना है लगभग इसका। अगर इसकी डाइट में 1000 mg ओमेगा 3 ऐड कर दिया जाए, ओमेगा 3 ऐड कर दिया जाए, तो एक ये 1:30 आ जाएगा रेशियो, 100 से घट के तुरंत 1:100 से घट के 1:30 आ जाएगा। दूसरा, अगर इस 3000 ये 30 ml की बजाय 15 ml रोज पे ले आया जाए, यानी 4 लीटर ऑयल खा रहे हो उसे 2 लीटर पे ले आओ, 500 ml तक खा सकता है एक आदमी, तो 15 ml ओमेगा 6 खाएगा, 1000 mg उसको ओमेगा 3 खिला दिया जाए तो 1:15 आ जाएगा तुरंत डोज। जो 5 से 10 चाहिए वो 15 पे आ जाएगा। और अगर और बढ़िया करना है तो 2 ओमेगा 3 यानी 2000 mg ओमेगा 3 कर दो, और थोड़ा सा फैट को कम कर लो। अगर फैट नहीं कम कर सकते हो तो ओमेगा 3 2 से 3 कर दो। अगर ओमेगा 3 2 से 3 कर दोगे तो वो बैलेंस बन जाएगा, और इन तमाम बीमारियों को आने से पहले ही आप रोक सकते हो। और ओमेगा 3 का सोर्स हमारे पास 2 सोर्स होते हैं, वेजिटेरियन सोर्स और नॉन वेजिटेरियन सोर्स।
अब अभी मैं सात्विक की बात कर रहा था, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था, यहाँ पे मैं खुद नॉन वेजिटेरियन की बात करूंगा, लेकिन उसमें अंतर को समझिएगा। जितने भी वेजिटेरियन सोर्स हैं ओमेगा 3 के, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कंपटीटर ऐसे हैं मार्केट में जो कहते हैं हमारा ओमेगा 3 सस्ता भी है और अच्छा भी है। 3 फॉर्म होती है ओमेगा 3 की, ALA और EPA एंड DHA। DHA ब्रेन फंक्शंस के लिए होता है, EPA नर्वस सिस्टम के लिए होता है। जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है उससे सीधा EPA और DHA ही मिलता है, और वेजिटेरियन सोर्स से ALA मिलता है। ALA बॉडी में जाके 10% EPA और DHA में कन्वर्ट होता है, और बॉडी सिर्फ इन दो को ही डाइजेस्ट करती है, इसको डाइजेस्ट नहीं करती। तो किसी भी वेज सोर्स से अगर मैं ओमेगा 3 ले रहा हूं तो वो इन दो में कन्वर्ट होगा और 10% कन्वर्ट होगा, तो बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। नॉर्मली अलसी के तेल में ALA मिलता है, जो बहुत ना के बराबर हम खा पाते हैं, और वो बहुत ना के बराबर नेग्लिजिबल डाइजेस्ट पहुंचता है, कन्वर्ट होता है, तो खाए ना खाए बराबर है। लेकिन हम जो ओमेगा 3 बनाते हैं, हम एक सैल्मन फिश है, और वो सैल्मन फिश बर्फ के नीचे पाई जाती है, और वो अंटार्कटिका ओशियन में होती है -40 डिग्री टेम्परेचर पर। वहां उस बर्फ से उस फिश को डेवलप किया जाता है। वो हम किसी और से भी नहीं लेते, वो फिश हमारे अपने फार्म्स होते हैं, अपनी हैचरीज होती हैं, जहां पर उसको डेवलप किया जाता है। टेम्परेचर वेरिएशन किए जाते हैं, -40 से उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है, जिससे वो EPA और DHA को छोड़ देती है। उसे सॉफ्ट जेल्स में और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और रिफाइंड रिप्रोसेस किया जाता है, जहां उसके कोई भी केमिकल उसके अंदर तो उन्हें हटा के तैयार करके दिया जाता है। तो हम किसी भी फिश को या किसी भी जानवर को मार नहीं रहे होते हैं, सेफ है। तो हम एक वहां पे भी हाई फ्रीक्वेंसी डोज ले रहे हैं। जैसे गाय से अगर हम दूध निकालते हैं तो वो हम गाय को मारते नहीं है, यहाँ पे भी इसी तरह का फॉर्म हमें मिल रहा है। तो हमें एक बेस्ट सोर्स मिल जाता है, और एक ऐसी चीज मिल जाती है जो हमारे उसको बैलेंस कर पा रही है। दवाइयों के रूप में हम बहुत सारी चीजें खा रहे होते हैं, तो सप्लीमेंट के रूप में एक अच्छी फ्रीक्वेंसी का, अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का फैट हम अपनी डाइट में ऐड करके फूड को अच्छा कर सकते हैं। थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम अनाज से खाते हैं, आटे से खाते हैं, रोटियों के रूप में खाते हैं। वो कैसे अब आज से 30-40 साल पहले घर की चक्की से तेजी डेली ताजा आटा पिसता था। अभी क्या होता है, अभी तो चक्की पिसवाते ही नहीं, हम सीधा पैकिंग का मंगाते हैं। पैकिंग के आटे के अंदर चोकर हटा दी जाती है, उसकी जो फाइबर होता है, जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वो ऐसा आटा मिल रहा है कि हमारी हाथों के अंदर वो चिपकता भी है, डाइजेशन को प्रॉब्लम देता है, एसिडिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हो सके तो चक्की का पिसा हुआ आटा या घर का बना हुआ ताजा आटा ही खाएं। अगर आप नहीं खा सकते हैं तो अपनी डाइट में फाइबर ऐड कर दें, न्यूट्रलाइट फाइबर आप ऐड कर दें 5 ग्राम रोज, तो ये आपकी बॉडी के उस कार्बोहाइड्रेट को भी बैलेंस कर देगा। तो प्रोटीन बैलेंस, फैट बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस। विटामिन और मिनरल्स की बात करूं तो 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स हमारी डाइट को रोज चाहिए होते हैं, डेली जरूरत होती है इनकी। ये क्या करते हैं, ये 300 से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, हार्ट अगर पंप कर रहा है तो ये भी किसी एक मिनरल की वजह से पंप कर रहा है। इसमें आप अगर पलक झपकाते हैं तो भी एक मिनरल की वजह से करते हैं। आपकी बॉडी में जितनी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आप खाना यहाँ से खाते हैं, स्टमक में पहुंचता है, इंटेस्टाइन, लिवर, बाई अपने आप वो डाइजेस्ट होते हुए हर सेल अपना खाना लेती है, ग्लूकोज से एनर्जी कन्वर्ट होती है, वो एनर्जी चली जाती है, हम एनर्जाइज हो जाते हैं, वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। कौन करा रहा है, ये सारा रोल विटामिन मिनरल्स का है। अगर बॉडी में एक छोटा सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो जाए तो मुंह में छाले हो जाते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, जरा सा विटामिन मिनरल्स के अपसेट होने से। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, यानी आयरन और प्रोटीन का लेवल कम हो जाए, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई नहीं हो रही होती है, और ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं निकलेगी, तो वीक हो जाएंगे। एंड इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी में हो रही होती हैं जो विटामिन और मिनरल्स गवर्न करते हैं। अगली बार हम स्पेशल विटामिन मिनरल्स का पार्ट लेंगे। आज हमने विटामिन मिनरल्स को डिटेल कवर नहीं कर रहे हैं। बस मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो प्रोटीन मतलब पी, डी मतलब डेली, जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स मिल जाते हैं आपको, और वो मतलब ओमेगा। अगर आप ये 3 चीजें अपनी डाइट में ऐड कर देते हैं, पी डी ओ, तो आप ओपीडी, हॉस्पिटल की ओपीडी से हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, और ये सारे काम सिर्फ आप पीडीओ खाने से कर सकते हैं। एडिशनल के लिए आप
फाइबर ऐड कर सकते हैं और इससे कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है या कोई और दिक्कत है, तो उसके लिए अलग-अलग हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, हर्बल्स मौजूद हैं। अगली मीटिंग में हम डेली के ऊपर डिटेल बात करेंगे और हर्ब्स के ऊपर डिटेल बात करेंगे कि तमाम बीमारियों से लड़ने की ताकत आप अपनी और कैसे बढ़ा सकते हैं।